दलित राजनीति। दलित राजनीति भारत का एक अभिन्न अंग है 90 के दशक से, या यूं कहें कि आप इसे 80 के दशक से ही इसे एक उभरते हुए तौर पर देख सकते थे। उसके पहले 80 के पहले तक दलित राजनीति आमतौर पर कांग्रेस की एक किचन रूम पॉलिटिक्स के आधार पर थी, जहां पर सिर्फ टोकन के तौर पर जगजीवन राम को प्रस्तुत कर दिया जाता था, लेकिन दलितों के बारे में कोई सोचता नहीं था। उन्हें एक टेकन फॉर ग्रांटेड वोट बैंक माना गया था। लेकिन कांचीराम और मायावती ने दलित पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया और एक बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब से होता हुआ एक अभियान निकला, जिसने 1989 में एक भूचाल लाया और वहां से पंजाब से निकलते हुए उत्तर प्रदेश तक दलित राजनीति की यह हवा खड़ी हुई, जहां दलित राजनीति के चेहरे के तौर पर मायावती दिखी। जिस तरीके से दलित की राजनीति पर मायावती का चेहरा उभरा था, आज उसी तरीके से 3 नए दलित चेहरे देश के सामने हैं साहब। सबसे पहला चेहरा है चंद्रशेखर रावण का। नगीना सीट से 2.5 लाख वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी के ओम कुमार और समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार को हराया है। इस सीट पर बीएसपी के सुरेंद्र पाल सिंह को 13,272 वोट ही मात्र मिले। यानी कि आप समझिए कि किस तरीके से दलित वोट बैंक को पूरे तरीके से चंद्रशेखर ने अपने पास कर लिया है। दूसरा बड़ा चेहरा आपके सामने रखते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद जी। जाति से ये पासी हैं। अयोध्या जिले की सीट को आप इस तरीके से समझिए कि यहां पर राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो एक वेव दिखाई दे रहा था, लेकिन इस वेव में भी जिस तरीके से अवधेश प्रसाद ने अपनी जमीन तैयार की है, वो बताता है कि दलित राजनीति आज कितनी महत्वपूर्ण है और ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा तुरुप का इक्का बनने वाला है साहब, याद रखिएगा। आपको उनके डिटेल्स आपके सामने हमने रखे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं दलित राजनीति का तीसरा उभरता हुआ चेहरा, राजस्थान की भरतपुर सीट से जीतने वाली संजना जाटव। संजना जाटव उसी जाति से आती हैं जहां से मायावती है। इन्होंने 51,938 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। संजना जी ने भारतीय जनता पार्टी के राम रूपल कोहली को हराया और जिस तरह से ये जीत हासिल हुई है, ये बताती है कि कैसे दलित राजनीति राजस्थान में अब अपनी पैठ कर रही है। यहां देखिए, ये डायनेमिक्स बदल रहा है साहब, और इसे समझना बहुत जरूरी है। अब जहां आपने 3 नए चेहरे देखे, वहीं पुराना स्थापित चेहरा मायावती, जनाब मायावती तो आज फिसड्डी साबित हो गई दलित राजनीति को। दलितों को ही मायावती पर भरोसा नहीं रहा। आज मायावती का वोट बैंक, या यूं कहें कि बीएसपी का वोट बैंक 2% के आसपास सिमट कर रह गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट शेयर 41.37% था। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 33.59% रहा। कांग्रेस का वोट शेयर 9.46% रहा। बीएसपी का वोट शेयर 9.39% है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बीएसपी ने अपने पूरे चक्र को घोल कर लिया, यानी कि 360 डिग्री घूम गई। बीएसपी की शुरुआत 1991 में जिस वोट परसेंटेज से हुई थी, आज 2024 में उस वोट परसेंटेज के भी नीचे गिर चुकी है बीएसपी। जरा सोचिए, बीएसपी का पीक वोट परसेंटेज 22% के आसपास, 27% 2009 में था। 27% वोट शेयर जिस पार्टी का था, आज वो वोट शेयर खोते खोते 9.39% पे पहुंच गई, जो कि 1989 में 9.9% था जब कांशीराम जिंदा थे। यानी कि मायावती की राजनीति को दलितों ने पूरे तरीके से नकार दिया है। जाहिर सी बात है, मायावती के पास चेहरा बचाने का और कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया और यह कहा कि जितने भी जाटव हैं, जो उनकी जाति है, उन्होंने तो मुझे मतदान दिया, लेकिन बाकी अनुसूचित जाति ने मुझे वोट नहीं दिया, शेड्यूल कास्ट ने मुझे वोट नहीं दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने ठीकरा फोड़ा मुसलमानों के ऊपर। उन्होंने कहा कि मुसलमान उम्मीदवार उतारने के बाद भी मुसलमानों ने उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया, लिहाजा अब आने वाले समय में वो सोचेंगी कि मुसलमान प्रत्याशी उतारें। अब जरा बताइए साहब, मुसलमान और दलित वोट बैंक को एक साथ रखने की कोशिश की मायावती ने। मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, यही कॉम्बिनेशन था जिसके आधार पर उन्होंने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी 2012 में। लेकिन जब आप अपने ही वोट बैंक को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो आप ठीकरा किसके ऊपर फोड़ रहे हैं? मुसलमानों के ऊपर। क्योंकि मुसलमानों ने यह समझ लिया कि मायावती में आज वो कुव्वत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। जाहिर सी बात है, टैक्टिकल वोटिंग हो रही है।
अब आप ये कहेंगे कि आखिरकार शेड्यूल कास्ट ने मायावती को क्यों छोड़ा? इसलिए क्योंकि बीएसपी ने शेड्यूल कास्ट की बातें उठानी बंद कर दी थी। और खास करके इस चुनाव में जब इंडिया अलायंस ने कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को लेकर सवाल खड़े करने शुरू किए तो बीएसपी ने वहां पर अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई। जाहिर सी बात है कि दलितों के पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो समाजवादी की पार्टी के पास जाए, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं रिजर्वेशन खत्म तो नहीं किया जा सकता। हालांकि यह प्रचार या दुष्प्रचार कहें आप इसे, लेकिन इसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। जो दलित बीजेपी के पास रहा करता था वो दलित खिसक कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास चला गया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ और सिर्फ मायावती, क्योंकि मायावती ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ दलित जनहित के बारे में कोई चर्चा कभी नहीं की। जब आप अपने वोट बैंक की सुध नहीं लेंगे तो वोट बैंक आपकी सुध क्यों लेगा? इसके साथ साथ इस बात को भी समझना पड़ेगा कि चंद्रशेखर रावण कैसे इतने बड़े नेता बने। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं बल्कि एक कैंपेनर के तौर पर उत्तर प्रदेश में उतारा और दलितों के बीच में उनके तेवर बड़े जबरदस्त दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक बीच चुनाव में दूसरे दौर के बाद ही उन्हें कैंपेन से हटा दिया गया और कहा गया कि वो अपरिपक्व हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सभाओं में दलित बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, उस व्यक्ति को अपरिपक्व इसलिए करार दिया गया क्योंकि बीएसपी को इस बात का डर था कि कहीं एजेंसीज के दबाव में आकर कुछ इधर उधर ना हो जाए। डर के आगे जीत होती है। शायद मायावती इस बात को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकती। और जैसे ही आकाश आनंद का चैप्टर क्लोज हुआ, वैसे ही चंद्रशेखर आजाद की राजनीति शुरू हो जाती है। और आप देखिए कि जो कांशीराम की पॉलिटिक्स थी, आज उसी पॉलिटिक्स को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने में चंद्रशेखर आजाद बड़े पैमाने पर सामने दिखाई दे रहे हैं। चंद्रशेखर ने वही रास्ता इख्तियार किया जो कांशीराम ने किया था। हर उस व्यक्ति के साथ अपना गठजोड़ करो, हर उस व्यक्ति के साथ जाकर खड़े हो जाओ जो तुमको फायदा पहुंचा सकता है। कांशीराम तो कहते थे कि अगर आज मुझे एक पार्टी फायदा दे रही है और कल मुझे दूसरा, तो इसको भी ले लो, कल उसको भी ले लो, क्योंकि मुझे अपने सर्व समाज के बारे में बात करनी है। यही काम आज चंद्रशेखर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के साथ आपने उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान 2022 में देखा होगा, लेकिन वो तस्वीरें आज बिल्कुल गायब हैं। रगीना से जीत के बाद चंद्रशेखर ने देश में दलितों की राजनीति को एक नया आयाम दिया है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक यही बात राजस्थान को लेकर है, जहां पर संजना जाटव के दम पर कांग्रेस दलित राजनीति को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ अयोध्या की फैजाबाद वाली सीट से अवधेश प्रसाद की जीत समाजवादी पार्टी में दलित राजनीति का एक चेहरा है और उत्तर प्रदेश में इस चेहरे से काफी फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को। कुल मिलाकर देखें तो पूरे देश में दलित राजनीति का उत्थान अब एक अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी दलित राजनीति बड़े पैमाने पर सामने है, जिसने बीजेपी को डेंट किया है। और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी इस पर रणनीति बना रही होगी, कम से कम मुझे यह यकीन है। इसके साथ साथ एक और वोट बैंक जिस पर भारतीय जनता पार्टी को अब नजर रखनी पड़ेगी, शेड्यूल ट्राइब। दलित वोट बैंक के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब का भी जो वोटिंग पैटर्न है वो बड़े पैमाने पर तब्दील हो रहा है। झारखंड में 4 की 4 जो रिजर्व सीट थी शेड्यूल ट्राइब के लिए, उन चारों सीटों पर जेएमएम को फायदा मिला। जेएमएम और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी वहां जीत नहीं पाई। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की बात कर लें, अन्य जगहों पर बात कर लें, ट्राइबल्स का समर्थन नहीं मिला है भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना पड़ेगा कि ट्राइबल्स को साधने की जो पूरी कोशिश 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, जिसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में देखने को मिला है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, वो फायदा उन राज्यों से अब घट रहा है जहां पर ट्राइबल्स अपने आप को बीजेपी के पास असुरक्षित पा रहे हैं। यानी ट्राइबल सियासत में भी अब एक बदलाव है और इस बदलाव को अगर आप बीजेपी के संदर्भ में देकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को जहां अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता है, वहीं पर यह एक मौका है इंडिया अलायंस के लिए जहां वो ट्राइबल्स को अपने पास कर सकते हैं। याद कीजिए वो जमाना जब गुजरात का पूरा ट्राइबल बेल्ट कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन आज वो मोदी के नाम पर वोट करता है। यह बदलाव है जो आज एक बार फिर इंडिया अलायंस करने की कोशिश कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि एक जबरदस्त बदलाव के हम मुहाने पर बैठे हैं, जहां ट्राइबल पॉलिटिक्स और दलित पॉलिटिक्स
दोनों अपने एक नए शेप, नए फॉर्म में आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगी और देश की राजनीति और राज्य की राजनीति को प्रभावी करती हुई भी दिखाई देगी। ठीक वैसे ही जैसे कि इस बार के चुनाव ने एक बात स्थापित कर दिया है, मुस्लिम वोट बैंक ने यह तय कर लिया है कि उसे एंटी बीजेपी स्टैंड पर रहना है। और जाहिर सी बात है, जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास उसको यह भरोसा दिखेगा, वो उसी पार्टी के पास अपना मतदान करता दिखेगा। यानी कि एससी, एसटी और मुसलमान, ये तीन बड़े तबके हैं जिनकी राजनीति 2024 के लोकसभा के चुनाव के साथ तय होती दिखाई दी है। अब ये राजनीतिक दलों के बुद्धिमत्ता, उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है कि इन तीन तबकों का इस्तेमाल करके वो अपनी राजनीति को किस दिशा में आयाम देते हुए दिखाई।